Okay, so we'll start with chapter 2 forest and wildlife resources. तो लास्ट चैप्टर में हमने देखा था कि सारे रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट में देखा था कि क्या क्या रिसोर्सेज होते हैं. उसमें फॉरेस्ट आर एन इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है ना. और डिफॉरेस्टेशन की वजह से क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं वो देखे थे. एफॉरेस्टेशन होना चाहिए था वो देखा था. तो अभी हम लोग स्पेसिफिकली फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज के बारे में ही पढ़ेंगे. ठीक है. तो फॉरेस्ट क्या होते हैं अपने दे आर द प्राइमरी प्रोड्यूसर्स. प्राइमरी मतलब डायरेक्टली उनसे न्यूट्रिशन मिलता है फॉरेस्ट से. किसको मिलता है? ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर डिपेंडेंट डायरेक्टली ऑन द प्लांट्स है ना. डायरेक्ट. तो मेन प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होते हैं फॉरेस्ट और दैट इज़ वाई दे प्ले एन अ की रोल इन द इकोलॉजिकल सिस्टम. काफ़ी सारे इंसेक्ट्स हो या फिर इवन ह्यूमन बींग्स हो, एनिमल्स हो, सारे फॉरेस्ट के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं इन वन वे और अनदर. ओके. सो बायोडाइवर्सिटी या बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी क्या होती है? वाइल्ड लाइफ और जो कल्टिवेटेड स्पीसीज है, मतलब कुछ स्पीसीज वाइल्ड लाइफ के अंडर आते हैं, मतलब दे आर नॉट कल्टिवेटेड एंड सम आर एक्चुअली कल्टिवेटेड. वी डू सम ब्रीडिंग. ओके, बोथ. ओके. सो ये जो सारे स्पीसीज होते हैं दे आर डाइवर्स इन फॉर्म एंड फंक्शन. मतलब सारे स्पीसीज अलग अलग उनके कुछ ना कुछ अलग अलग फंक्शंस होते हैं, अलग अलग फॉर्म्स होते हैं उनके. लेकिन सब लोग सभी किसी क्लोजली एक दूसरे के साथ इंटीग्रेटेड होते हैं. मतलब एक दूसरे से कुछ ना कुछ रिलेशन होता है थ्रू अ नेटवर्क ऑफ इंडिपेंडेंस, थ्रू इंटरडिपेंडेंसीज. फॉर एग्जाम्पल जैसे वाइल्ड लाइफ है. ओके. और देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाइल्ड लाइफ से. समझो टाइगर है. ओके. टाइगर इज डिपेंडेंट फॉर फूड ऑन वॉट? डियर. या इट हैज़ गॉट डिफरेंट प्रे. डियर होगा, कैटल होगा. पार्ट डियर इज ऑल्सो वाइल्ड, लेकिन कैटल में भी कैटल में भी अ कल्टिवेटेड स्पीसीज. ओके. जो हम लोग रखते हैं, डोमेस्टिकेट करते हैं उनको. ओके. ना बोथ डियर एज वेल एज कैटल. ओके. या शिप हो या कुछ भी हो, गोट हो, शिप हो, दे आर डिपेंडेंट ऑन ग्रास और लीव्स ऑफ प्लांट्स एंड. ओके. सो इस तरीके से वो प्लांट्स पे आ जाते, मतलब लिंक होते हैं प्लांट्स से. ओके. सिमिलरली अगर तुम फूड चेन टाइप का देखोगे, देयर इज अ फूड चेन. सो ग्रास या फिर प्लांट्स, ये किसका ये हो जाता है इनका. आई मीन ये जो इनको प्राइमरी बोलते हैं, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स. फिर सेकेंडरी जो होते हैं, मतलब उनके नेक्स्ट लेवल होती है वो प्लांट्स या एनिमल्स जो घास खाते हैं, हर्बीवोरस, वो सेकेंडरी इसमें आ जाते हैं. और टर्शरी उनको खाने वाले टर्शरी लेवल में आ जाएंगे. हर्बीवोरस लो एनिमल्स को खाने वाले. हाँ, जैसे टाइगर, लायन हो. सेकेंडरी. हाँ, कैटल जो प्लांट्स के ऊपर जीती है. फर्स्ट प्राइमरी इज प्लांट्स. प्लांट्स, ट्रीज इज प्लांट्स. ये प्राइमरी है. दे आर द प्राइमरी प्रोड्यूसर्स ऑफ फूड. फूड कैसे करते हैं वो? सनलाइट के थ्रू फूड प्रोड्यूस करते हैं ना. उनको ज़रूरत पड़ती है कि किसी और की प्रोड्यूस करने के लिए? नहीं. दे आर डिपेंडेंट ऑन द ऑफ कोर्स द सनलाइट एंड द न्यूट्रिएंट्स, बेसिकली एबायोटिक थिंग्स. न्यूट्रिएंट्स दैट दे गेट फ्रॉम वाटर, न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल एंड एवरीथिंग, है ना. हाँ, तो उसके ऊपर ये प्लांट्स और ट्रीज डिपेंडेंट होते हैं. इनके ऊपर होते हैं हर्बीवोरस, और हर्बीवोरस के ऊपर होते हैं डिपेंडेंट कार्निवोरस. तो सारी सिस्टम इंटरलिंक्ड है. हाँ. इवन इंसेक्ट्स अगर देखा जाएगा तो ग्रास हॉपर्स है. हाँ, ग्रास हॉपर प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं. ग्रास हॉपर्स को कौन खाएगा? फ्रॉग्स खाएगा. फ्रॉग्स को कौन खाएगा? स्नेक खाएगा. हाँ. स्नेक को कौन खाएगा? ईगल खाएगा, है ना. तो इसमें से कोई भी चीज़ हटा दो तो क्या होगा? बैलेंस चला जाएगा. इकोलॉजिकल बैलेंस या इकोसिस्टम का बैलेंस चला जाएगा. मतलब एक में कोई भी फ्रॉग्स को हटा दो, क्या क्या प्रॉब्लम्स होंगे? स्नेक्स मर जाएंगे क्योंकि स्नेक्स का खाना कम मिलेगा स्नेक्स को. और ग्रास हॉपर्स बढ़ जाएंगे. लेकिन ग्रास हॉपर्स बढ़ने के बाद क्या होगा? जो प्लांट्स है जिनके ऊपर वो ग्रास हॉपर्स फीड करते हैं,
वो खत्म हो जाएंगे, अगेन मैनकाइंड विल बी अफेक्टेड बिकॉज ऑफ दैट, है ना। तो इस तरीके से वो पूरा बैलेंस इकोसिस्टम का ही चला जाएगा। फिर अल्टीमेटली एक स्टेज ऐसी आ जाएगी जब प्लांट्स इवन ग्रास होपर्स को भी अवेलेबल नहीं है फॉर फूड, देन एट दैट स्टेज उनका पॉपुलेशन वापस से कम हो जाएगा। सो कहीं ना कहीं वो, हाँ, तो कुछ ना कुछ इकोलॉजिकल इम्बैलेंस हो जाता है, किसी एक को भी उसमें से हटा दो, बिकॉज ऑल आर इंटरडिपेंडेंट, एक के ऊपर दूसरा डिपेंडेंट है, दूसरे के ऊपर तीसरा है। ओके, सो ये जो इंटरडिपेंडेंसी है बिटवीन डिफरेंट स्पीसीज, दैट इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी। डिफरेंट स्पीसीज होते हैं और उनका एक नेटवर्क होता है ऑफ इंटरडिपेंडेंसी, दैट इज बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी और बायोडाइवर्सिटी। ओके, अंडरस्टूड? Kunal, have you understood? Yes, teacher. ओके, सो फॉरेस्ट अभी क्या हो रहा है पता है, फॉरेस्ट कवर हमने डिस्कस किया था, काफ़ी कम हो रहा है। ओके, जस्ट अबाउट 20% फॉरेस्ट कवर रह गया। वो भी कब का लास्ट देखा था हमने, 1999 में। कितने साल हो गए? 10 साल से ऊपर हो गए, है ना। सो फॉरेस्ट इन इंडिया आर वैनिशिंग एंड वे आर एस्टिमेटेड टू कवर जस्ट 19.39% ऑफ द टोटल जोग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया इन 1999। ये 10 साल पुराना डेटा है, अभी तो और कम हुए रहेंगे। हाँ, ओके, एंड बिकॉज ऑफ दैट व्हाट हैज हैपेंड इज 10% ऑफ इंडियाज फ्लोरा मतलब प्लांट स्पीसीज, एंड 20% ऑफ द फौना आर थ्रेटेंड एंड मैनी कैन बी क्लासिफाइड एज क्रिटिकल। ठीक है, अभी क्लासिफिकेशन ऑफ स्पीसीज कैसा रहता है देखो, क्या रहता है, नॉर्मल स्पीसीज होते हैं। सो नॉर्मल स्पीसीज आर दोज इन विच पॉपुलेशन लेवल्स आर कंसिडर्ड नॉर्मल फॉर देयर सर्वाइवल। एग्जाम्पल्स कैटल, साल, पाइन। इसमें देखो इंसेक्ट्स भी है, स्पीसीज में सब कुछ आता है, प्लांट्स, एनिमल्स एंड फ्लोरा एंड फौना बोथ, प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स इंक्लूडिंग इंसेक्ट्स। सो कैटल, साल, पाइन, रोडेंट्स मतलब रैट्स, ये वो सब, इवन कुत्ते बिल्लियाँ सब इसी में आ जाएंगे नॉर्मल स्पीसीज में, क्योंकि उनको फिलहाल तो कोई डेंजर नहीं है। ठीक है, फिर मैंने कैटेगराइज तुम्हारे बुक से थोड़ा सा अलग किया है, आई मीन टू से एक के पीछे एक इस तरीके से लिखा है कि थोड़ा 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 डेंजरस होता जा रहा है। ओके, आई मीन रेरिफिकेशन या थोड़ा एंडेंजर्ड, डेंजर बढ़ता जिसको जा रहा है उस ऑर्डर में डाला है मैंने। सो नॉर्मल के पीछे पीछे मैंने डाला है रेयर। व्हाट इज रेयर? स्पीसीज विद स्मॉल पॉपुलेशन विच में मूव इनटू एंडेंजर्ड और वल्नरेबल कैटेगरीज। तो नॉर्मल है, इनको कुछ फिलहाल तो कोई डेंजर नहीं है, इनको हो सकता है डेंजर, ऑलरेडी इनका पॉपुलेशन कम है, लेकिन फिलहाल एक्सटेंड थोड़ा सा कंटिन्यू हो जाएगा कम होना उनका, तो वो लोग बाकी के आगे के कैटेगरीज में पहुंच जाएंगे। एग्जाम्पल्स क्या है? हिमालयन ब्राउन बेयर, वाइल्ड एशियाटिक बफेलो, डेजर्ट फॉक्स एंड हॉर्नबिल। अभी हॉर्नबिल मुझे यहाँ पे दिखता है, पता है क्या? हाँ, बड़ी सी चोंच होती है ऐसी, हमारे भी यहाँ पे आके बैठ जाता है वो। हाँ, पर वो है आई थिंक इंडियन नहीं, रेयर स्पीसीज में नहीं है वो एक्चुअली देखा जाएगा तो। हॉर्नबिल के भी अलग अलग ये रहते हैं, ये दैट इज आई थिंक द, हाँ उसे हॉर्नबिल ही है, लेकिन उसमें भी सब स्पीसीज होते हैं। तो ये जो है हॉर्नबिल हमें जो दिखता है अपने विंडो में, दैट इज आई थिंक द इंडियन ग्रे हॉर्नबिल, ऐसा कुछ तो है वो, इंडियन ग्रे हॉर्नबिल। ओके, बट हाँ जनरली हॉर्नबिल्स जो है वो रेयर स्पीसीज होते हैं, बहुत कम दिखते हैं, मतलब इतना भी उनका ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं दिखता है। सो वल्नरेबल क्या होता है? अभी इससे थोड़ा और संकट में जो लोग हैं, मतलब जिनको पॉपुलेशन लेवल्स और डिक्लाइन हो गए, जिनके पॉपुलेशन लेवल्स हैव डिक्लाइन टू अ लेवल वेयर इफ नेगेटिव फैक्टर्स कंटिन्यू टू ऑपरेट देन दे विल मूव इनटू एंडेंजर्ड कैटेगरी। कौन से है? ब्लू शेप, एशियाटिक एलिफेंट, गैंजेटिक डॉल्फिन, मतलब गंगा रिवर, गैंजेटिक मतलब फ्रॉम द गैंजेस, गंगा रिवर, वहाँ के जो डॉल्फिन्स हैं वो वल्नरेबल हो गए, मतलब उनकी और कम हो जाएंगे, तो फिर वो एंडेंजर्ड, उनको डेंजर रहेगा एक्सटिंक्ट बनने का, इस कैटेगरी में पहुँचेंगे एंडेंजर्ड। फिर एंडेंजर्ड कैसे होते हैं? स्पीसीज विच आर इन डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन, अभी एक्सटिंक्शन नहीं हुआ है बट ऑलमोस्ट उस लेवल तक पहुँच गए हैं। सर्वाइवल विल बी डिफिकल्ट इफ नेगेटिव फैक्टर्स कंटिन्यू टू ऑपरेट। इससे ज़्यादा अगर ये हो गया ना, कम हो गया, तो वो एक्सटिंक्ट ही हो जाए। एग्जाम्पल्स ब्लैक बक,
हाँ, क्रोकोडाइल, इंडियन वाइल्ड एस, इंडियन राइनो, लायन टेल्ड मैकैक, संगाई मतलब ब्राउन एंटर डियर इन मणिपुर एट्सेट्रा। ठीक है, तो एज अ होमवर्क तुम लोग ये कोशिश करो, ये जो सारे मैंने लिखे हैं ना, इसके गूगल करो, इनके फोटोज वोटोज निकालो, देखो कैसे दिखते हैं। ठीक है, अब ये जो ब्लैक बक है, दैट इट्स अ काइंड ऑफ अ डियर, चिंकारा जिसको बोलते हैं। हाँ, नहीं, इट्स अ ब्लैक कलर का डियर रहता है। ओके, एक्सटिंक्ट, एक्सटिंक्ट मतलब ऑलरेडी अभी वो खत्म ही हो चुके हैं। दीज आर, कैसे पता चलता है एक्सटिंक्ट हो गए? दीज आर स्पीसीज विच आर नॉट फाउंड आफ्टर सर्चेस ऑफ नोन और लाइकली एरियाज वेयर दे में अकर। ढूंढने पर भी ये नहीं मिलते हैं, उनके जो पॉसिबल सारी जगह है छान मारते हैं पर वो नहीं मिलते। एग्जाम्पल्स देखो कितने भयानक है। एशियाटिक चीता, हम लोग बचपन से सुनते आए हैं कि चीता इज द फास्टेस्ट एनिमल, ये वो सब, पर ये जो एशियाटिक चीता है अभी, नाउ दिस हैज गॉन इनटू द एक्सटिंक्ट कैटेगरी। पिंक हेड डक, अभी ये तो मैंने कभी देखा नहीं है, पर पिंक हेड डक ये भी ढूंढो तुम लोग कैसे दिखते हैं। ठीक है ना, मैं ये एक्चुअली ढूंढ के एक डालने वाली थी फोटोज, पर सोचा लेट मी गिव दिस एज अ एक्टिविटी टू यू। ठीक है, एंडेमिक, एंडेमिक क्या होता है? अभी स्पीसीज विच आर फाउंड इन ओनली इन स्पेसिफिक एरियाज। हाँ, स्पेसिफिक एरियाज आइसोलेटेड बाय नेचुरल और जोग्राफिकल बाउंड्रीज, उस किसी पर्टिकुलर एरिया में ही मिलते हैं और कहीं नहीं मिलेंगे। एग्जाम्पल्स, अंडमान टील, अंडमान आइलैंड्स के या अंडमान के आसपास। हाँ, टील समुद्री एनिमल है ना, टील, वॉलरस, ये वो सब है ना। निकोबार पिजन, हाँ, सील नहीं है, टील ही दिया है, अंडमान टील। सील है क्या? मैंने टाइपो मिस्टेक किया है, डाला है। एक सेकेंड जरा देखते हैं। अंडमान टील है, हाँ करेक्ट है ये। हाँ, निकोबार पिजन, निकोबार आइलैंड्स के आसपास ही पाए जाने वाले पिजन्स होंगे ये। फिर अंडमान वाइल्ड पिग, ये मिथुन, मिथुन चक्रवर्ती मिथुन इन अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, याद रखने के लिए आसान है ना, चलो। ठीक है, अभी एशियाटिक चीता क्या होता है? वर्ल्ड्स फास्टेस्ट लैंड मैमल करके हमने पढ़ा था इसके बारे में पहले। इट कैन मूव एट अ स्पीड ऑफ 112 किलोमीटर पर आवर। ओके, इट इज़ अ यूनिक मेंबर ऑफ द कैट फैमिली, ऑफन मिस्टेकन फॉर अ लेपर्ड। लेपर्ड के लिए मतलब बिबटिया जो बोलते हैं ना, बहुत बार ऐसे कंफ्यूजन होती है, करते लोग कि बिबटिया को ये चीता समझ जाते हैं, पर एशियाटिक चीता कैसे होता है? It is distinguished by long teardrop shaped lines on each side of the nose from the corner of its eyes to its mouth. इस तरह ऐसे करके, हाँ, टीयर ड्रॉप शेप में आ जाता है यहाँ से नोज के पास। हाँ एग्जैक्टली, इट हैज बिकम नियरली एक्सटिंक्ट ड्यू टू द लॉस ऑफ हैबिटेट एंड प्रे। ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट हुआ है, मतलब मिलता ही नहीं है शायद, हाँ हो सकता है। फिर क्यों होता है ये? व्हाट आर द कॉजेज ऑफ डिप्लीशन ऑफ फ्लोरा एंड फौना? नेचर इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ रिसोर्स फॉर व्हाट? नेचर से सब कुछ क्या मिलता है? वुड, बार्क्स, लीव्स, रबर, मेडिसिन, डाइज, फूड, फ्यूल, फॉडर, मैन्योर एक्सेट्रा। काफ़ी कुछ हम लोग एक्सप्लॉइट करते रहते हैं। हाँ, वी आर लुकिंग एट ईच एंड एवरीथिंग एज अ रिसोर्स ना, है ना? कोई भी चीज़ छोड़ते हैं क्या? नहीं, सभी कुछ रिसोर्स बन जाता है अपने लिए। Okay, so greatest damage during the colonial period happened because of these things. Expansion of railways, agriculture, commercial and scientific forestry. मतलब जो उनको चाहिए, जो रिसोर्सेज, जो कमर्शियल रिसोर्सेज है, मतलब जिसकी कमर्शियल वैल्यू है वो ही पैदा करो, बाकी सब हटा दो, मतलब बायोडाइवर्सिटी उससे कम हो गई।
सो दिस इज वेरी ये कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है. हाँ, ग्रेटेस्ट डैमेज ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड, किस तरीके का हुआ डैमेज ड्यूरिंग what were the causes of damage to the environment during the colonial period. So this is a question which comes, इसके ये आंसर्स है. माइनिंग एक्टिविटीज, ठीक है. फिर डिफॉरेस्टेशन एंड डिग्रेडेशन बाय शिफ्टिंग कल्टीवेशन, अ टाइप ऑफ स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर. मतलब अगेन वही चीज़ कि जो चाहिए वही होगा और जो नहीं चाहिए उसको निकालो, हटाओ, कट करो, बंद करो, और उसके जगह पे क्या करो, अपना कर. हाँ, या फिर पुराना जो है वो जगह बनाने के लिए पुराना जो ऑलरेडी वहाँ पे है वो उसको हटाओ, काटो, बर्न करो, और वहाँ पे हम लोग को जो चाहिए वो होगा, क्योंकि आजकल लैंड भी तो कम पड़ रहा है ना. सो जहाँ पे ऑलरेडी फॉरेस्ट है वो फॉरेस्ट कम करके फार्मिंग करो, उससे बड़ा नुकसान होता है. ये बंद कर, रुको मैं बंद करती हूँ. जस्ट होल्ड ऑन. ना वोल्टेज कम हुआ है. I think that cyclone is expected कभी तो next I think in the next within 24 hours. ओके, तो ये देखेंगे हम लोग. एनरिचमेंट प्लांटेशन इन विच अगेन वही चीज़ वापस से रिपीट हुई है, इन विच अ सिंगली कमर्शियल वैल्यूएबल स्पीसीज वाज प्लांटेड एंड अदर स्पीसीज वर एलिमिनेटेड. For example, teak monoculture in South India replaced natural forests. Chir pine in Himalayas replaced Himalayan oak and the rhododendron forests. हाँ, फिर बहुत लार्ज स्केल में कुछ प्रोजेक्ट्स हुए जिसकी वजह से ये, हाँ, जिसकी वजह से फॉरेस्ट which affected the forests. Okay, so इसमें examples दिए हैं. Since 1951, 5,000 square kilometer of forests were cleared for river valley projects, basically for water irrigations works. हाँ, some are still ongoing. Teacher. हाँ, The light is gone. I know. हाँ, तो तुम्हें ये नहीं दिख रहा होगा ना, लैपटॉप है ना तुम्हारा? Yes. तो तुम्हें दिख रहा है ना? दिख रहा है. ओके, ठीक है. तो हम लोग थोड़ा सा कंटिन्यू करते हैं, फिर बाकी फिर नेक्स्ट वीक में कर लेंगे, ठीक है ना. हमें बेसिकली ये लेसन और एक लेसन ही कंप्लीट करना है, ठीक है. सो थोड़ा सा ही देख लेते हैं, फिर बंद करते हैं हम लोग, ठीक है. फिर large scale projects since 1951, 5,000 square kilometer of forests were cleared for river valley projects. Example, नर्मदा सागर प्रोजेक्ट इन मध्य प्रदेश, जिससे 40,000 हेक्टर्स ऑफ फॉरेस्ट अफेक्ट हुआ. 40,000 हेक्टर्स मतलब कितना हुआ पता है? 400 स्क्वायर किलोमीटर्स. ओके, इतना वो फॉरेस्ट अफेक्ट हुआ, ठीक है. फिर डिफॉरेस्टेशन ड्यू टू माइनिंग, फॉर एग्जांपल dolomite mining in Buxar Tiger Reserve in West Bengal affected natural habitat and migration route of the great Indian elephant. तो एनिमल्स का भी रूट रहता है, वो भी अगर फॉरेस्ट कवर हटा दो तो एनिमल्स कहाँ से पास होंगे? इफ दे डोंट पास फ्रॉम वन एरिया टू अनदर, तो क्या होगा? उनका हैबिटेट लिमिटेड हो जाएगा, और हैबिटेट लिमिटेड होने से तो फिर वो इंसानों के इसमें आना शुरू हो जाएंगे. दैट इज वन फैक्टर. और वो क्यों आना शुरू हो जाता है? क्योंकि उनका हैबिटेट, खाना कम पड़ जाता है ना उनको. एक ही एरिया में वो लोग माइग्रेट करते रहते हैं. बेसिकली एनिमल्स एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करते हैं. जब वो दूसरी जगह जाते हैं तो पहले जगहों का जो भी है प्लांट्स या ट्रीज या प्लांट वेजिटेशन, वो सारा रिप्लेनिश हो जाता है. देन दे अगेन कम बैक लेटर ऑन after the season is correct. That is why from one season to another they migrate from one place to another. वो लोग कभी, इनफैक्ट एनिमल्स आर मच इंटेलिजेंट देन ह्यूमन बींग्स. वो लोग इतना भी एक्सप्लॉइट नहीं करते कि वो लोग खुद एक्सटिंक्ट हो जाए, लेकिन हमारी गलतियों की वजह से ये हो रहे हैं.
ओके, सो दे वी आर बेसिकली कटिंग देम ऑफ. इनफैक्ट अभी जो ये चल रहा है ना अपना रेलवे कॉरिडोर हम लोग बढ़ाने वाले हैं, वो प्रोजेक्ट करने वाले हैं, उसके लिए काफ़ी अपोजिशन हो रहा था. वो क्यों हो रहा था पता है? क्योंकि जो मोलेम का जो रिजर्व फॉरेस्ट एरिया है ना मोलेम का, वो 4 पार्ट्स में कटने वाले थे और वो जो कॉरिडोर उनके लिए खत्म होने वाला था, कट ऑफ होने वाला था, 4 अलग अलग पार्ट्स में बटने वाला था. एक तो बहुत सारे अराउंड 17,000 कुछ ट्रीज काटने पड़ेंगे उसके लिए, प्रोजेक्ट के लिए. मतलब ये जो बड़े प्रोजेक्ट्स की बात हो रही है ना, सो दैट इज ऑल्सो बिग प्रोजेक्ट जिसमें 17,000 अप्रोक्सीमेटली 17 to 19,000 ट्रीज आर गोइंग टू बी सैक्रिफाइस्ड. उससे ज्यादा डेंजरस क्या होने वाला है कि इट इज गोइंग टू स्प्लिट दैट एरिया इनटू 4 डिफरेंट पार्ट्स, जिससे जो फॉरेस्ट का जो माइग्रेशन रूट है एनिमल्स का, एक जगह से दूसरी जगह वो नहीं जा पाएंगे, कट जाएंगे वो. And then they will be limited in one sector, and then they will start becoming extinct. उनको problems हो जाएंगे. So people are they're opposing that. Okay. फिर habitat destruction, hunting, poaching, over exploitation, environmental pollution, poisoning and forest fires are reasons for decline of biodiversity. ठीक है. Unequal access, unequal consumption and unequal sharing of responsibility for environmental well-being is an important factor. मतलब फॉर एग्जाम्पल हम लोग ऐसा बोलते हैं कि हम लोग पेड़ काट रहे हैं, मतलब फॉर फ्यूल और फॉडर, उसके लिए पेड़ काट रहे हैं, इसकी वजह से डेवलपिंग कंट्रीज वो यूज़ करते हैं फॉर फ्यूल एंड ऑल. लेकिन एक्चुअली देखा जाएगा तो फ्यूल या फॉडर के लिए ट्रीज नहीं फेल करते, ब्रांचेस या सूखे इससे ही ज़्यादातर काम चला लेते हैं. बट वेर एज अमेरिकन कंज्यूमर, एन एवरेज अमेरिकन कंज्यूम्स 40 टाइम मोर रिसोर्सेज देन अ एवरेज सोमालियन. Somalia is an underdeveloped country compared to a developed country America. अमेरिका का एक आदमी underdeveloped countries के एक एवरेज आदमी से 40 गुना ज्यादा रिसोर्सेस, कोई भी रिसोर्स को कंज्यूम कर लेता है. हाँ, दैट इज व्हाट इज अफेक्टिंग. फिर भी वो लोग बोलते हैं कि दे ट्राई टू शिफ्ट द ब्लेम ऑन underdeveloped countries or developing countries, whereas actual reason is they are not taking the accountability for their own actions for preserving, or they're not taking their responsibility for environmental resource consumption और रिसोर्स कंजर्वेशन. ठीक है, हम लोग यहाँ तक आज इधर बंद करेंगे. ठीक है ना.